नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल मिश्रा और मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल माई पाठशाला में और पाठशाला रेलवे एग्जाम में। और रोज की तरह आज भी आपके लिए करंट अफेयर्स लेकर आ गया हूं। वीडियो देखने से पहले इसको शेयर करना मत भूलिएगा और लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बाकी कहना मेरा काम है, करते तो आप अपने मन का ही है। तो फिलहाल चलते हैं एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। और आज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको सुनते हैं। लिखा हुआ है कि किसको इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉटिक्स यानी कि IAA द्वारा वॉच करमन पुरस्कार 2020 के लिए नामित किया गया है। यह पुरस्कार एस्ट्रोनॉटिक्स की दुनिया में यानी अंतरिक्ष की दुनिया में, अंतरिक्ष शोध की दुनिया में दिया जाने वाले सर्वश्रेष्ठ पुरस्कारों में से एक है। अब अंतरिक्ष संस्थान के किसी न किसी निदेशक को दिया जाएगा या किसी न किसी बड़े व्यक्ति को दिया जाएगा, हेड को दिया जाएगा। तो आप ऑप्शन से बड़ी आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं कि हाल फिलहाल ये पुरस्कार किसको दिया जाने वाला है। लेकिन उससे पहले एक रेलवे की उपलब्धि की तरफ चलते हैं। हाल फिलहाल देखा जाए तो रेलवे ने अभी कुछ दिनों में बड़ी सारी उपलब्धियां हासिल की हैं। और ऐसे में एक उपलब्धि और नजर आई कि भारतीय रेलवे ने आंध्र प्रदेश से सूखी मिर्च, रेड चिली, वो बांग्लादेश भेजी है। अब आप कहेंगे इसमें सर कौन सी उपलब्धि वाली बात है, तो आपको बताऊं ये पहला पार्सल यान है यानी कि पहली मालगाड़ी है जिसने बांग्लादेश का दौरा किया है। तो भारतीय रेलवे ने हाल ही में आंध्र प्रदेश की सूखी मिर्च को विशेष पार्सल ट्रेन द्वारा बांग्लादेश पहुंचाया है। विशेष ट्रेन को देश की सीमाओं से परे पहली बार बांग्लादेश में बेनापोल शहर के लिए संचालित किया गया है। इससे पहले आंध्र प्रदेश के गुंटूर में किसान और व्यापारी सड़क मार्ग से ही सूखी मिर्च को बांग्लादेश तक पहुंचाते थे, लेकिन लॉकडाउन के दौरान जब सड़क मार्ग स्थगित हो गया और ऐसे में पुराने ऑर्डर स्थगित होने लगे तो लोगों ने अपने आप को नुकसान से बचाने के लिए भारतीय रेलवे से गुहार लगाई और भारतीय रेलवे ने एक पार्सल यान बांग्लादेश के बेनापोल तक भेज दी। आंध्र प्रदेश के गुंटूर से बांग्लादेश काफी दूरी तय की। इंडियन रेलवे के अधिकारियों के मुताबिक 10 जुलाई को विशेष पार्सल ट्रेन से सूखी मिर्च बांग्लादेश के बेनापोल ले जाई गई। रेलवे के इस कदम से ट्रांसपोर्टेशन का खर्च भी कम हो गया। बताते हैं कि सड़क के रास्ते अगर बांग्लादेश से मिर्ची पहुंचाते तो प्रति टन 7,000 रुपए का खर्च आता, लेकिन मालगाड़ी से भेजने में सिर्फ 4,608 रुपए का खर्च आया है। तो ये अच्छी बात है। अगर आपको याद हो तो 3 जुलाई के आसपास भारतीय रेलवे ने अब तक की सबसे बड़ी पार्सल यान चलाई थी। उसका नाम रखा गया था शेषनाग। पिछले साल भी एक ट्रेन चलाई थी, लेकिन उसमें 3 मालगाड़ियां जुड़ी हुई थी। इसमें 4 मालगाड़ियों को एक साथ जोड़ के चला दिया और यह ट्रेन बन गई 2.8 किलोमीटर लंबी ट्रेन। वैसे भी मालगाड़ी काफी लंबी होती है, लेकिन 36 कोच होते हैं, लेकिन इसमें लगाए गए थे 251 वैगन लगाए गए थे, 251 कोच की रेलगाड़ी। तो शेषनाग ने सुपर एनाकोंडा को पछाड़ दिया था। नागपुर से कोरबा तक चली थी 2.8 किलोमीटर लंबी ट्रेन। ये 3 जुलाई की न्यूज है, जिसका नाम है यानी कि भारत की अब तक की सबसे लंबी मालगाड़ी का नाम क्या हुआ, शेषनाग हो गया। इसके अलावा अभी कुछ दिन पहले ही भारतीय रेलवे ने अपनी सभी ट्रेनों को उस दिन पर्टिकुलर दिन 100% ट्रेनों को टाइम पर पहुंचाया। इंडियन रेलवे अचीव्स 100% पंक्चुअलिटी रेट, हिस्ट्री मेड ऑन 1 जुलाई। 1 जुलाई 2020 को यह कारनामा दिखाया। वैसे ये 23 जून को हो जाता, लेकिन एक ट्रेन लेट हो गई थी, जिस वजह से यह कारनामा 23 जून को देखने को नहीं मिला। लेकिन हाल फिलहाल 1 जुलाई को यह कारनामा हमें देखने को मिल गया कि भारतीय रेलवे ने उस दिन चल रही सभी ट्रेनों को एकदम समय पर अपने गंतव्य तक पहुंचाया था। यानी कि पूरे दिन में जो ट्रेन का संचालन हुआ 100% पंक्चुअलिटी रेट के साथ हुआ। भारतीय रेलवे के जो वर्तमान समय में रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष हैं वो है विनोद कुमार यादव। और यहां पे ये इंपॉर्टेंट न्यूज आपके सामने है। तो आंध्र प्रदेश से बांग्लादेश तक चली भारत की मालगाड़ी। अगली जानकारी एक अच्छी जानकारी थी, एक थोड़ी सी दुखी करने वाली जानकारी है कि कभी कभी ऐसा होता है कि आप को जब जरूरत होती है तो आप मदद करते हैं, लेकिन जब आपको जरूरत होती है तो लोग आपकी मदद नहीं कर पाते हैं या नहीं करना चाहते हैं। इसे कहा जाता है हमारी शब्दों में कि उसने हमें प्रयोग कर लिया। तो ऐसा ही कुछ किया है ईरान ने भारत को चाबहार रेल परियोजना से बाहर निकाल दिया। ऐसे में भारत
जो सपना देख रहा था कि चाबार बंदरगाह डेवलप करने के बाद, चाबार बंदरगाह को डेवलप करने में भारत ने अरबों रुपए लगाए हैं, लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए भारत का खर्च हुआ है उस बंदरगाह को डेवलप करने में। और बंदरगाह को अकेले डेवलप करने से भारत को फायदा नहीं होने वाला था, क्योंकि भारत जो अपना माल सप्लाई करना चाहता है, जो सामान सप्लाई करना चाहता है, वो पाकिस्तान के जरिए नहीं। उसके पास एक सपना था कि चाबार बंदरगाह से जो रेल परियोजना होगी उसके जरिए हम अफगानिस्तान तक अपना माल पहुंचा पाएंगे। लेकिन अब इस परियोजना से भारत को बाहर निकाल दिया गया है। लेकिन इसका कतई ये मतलब नहीं है कि भारत को वहां पर रेल चलाने की अनुमति नहीं मिलेगी या भारत वहां पर रेल यातायात हासिल नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर खुद का स्वामित्व रहता, खुद वो परियोजना डेवलप करता, भारत ईरान के सहयोग से डेवलप करता या किसी, तो उसमें कहीं ना कहीं तो मालिकाना हक होता और उसके जरिए आसानी से ये चीजें हो सकती थी। ईरान ने ऐसा क्यों किया? कई वजह हैं। सबसे पहली वजह तो यह है कि डोनाल्ड ट्रंप को आमंत्रित करना, जो ईरान को बहुत बुरी तरह से खटका। ईरान काफी समय से भारत को अपना एक अच्छा दोस्त मानता रहा है और भारत के जो संबंध ईरान के साथ रहे हैं वो भी बहुत अच्छे रहे। ऐसे में अब ईरान जब देख रहा है कि भारत ने अपनी दोस्ती अमेरिका के साथ बढ़ानी शुरू कर दी है, और अमेरिका ने भी कई बार इस प्रतिबंध के बारे में बात की है कि हम बाकी सारे प्रतिबंध तो ईरान पर लगा सकते हैं, लेकिन अगर आप चाबार बंदरगाह डेवलप करना चाहते हैं तो आप डेवलप करिए। अमेरिका ने इस बात पे हमारी छूट दी थी। लेकिन उसके बाद ईरान को एक बड़ी डील मिलने की संभावना नजर आ रही है चाइना से। ईरान ने कहा है कि 4 साल से भी ज्यादा का समय हो गया, आप कह रहे थे कि रेल परियोजना बनाएंगे और अभी तक आपने एक भी पैसा यहां पर ट्रांसफर नहीं किया है। फंडिंग की कमी की वजह से ईरान ने भारत को इस परियोजना से निकाल दिया है। तो ईरान ने हाल ही में भारत को बड़ा झटका देते हुए चाबार रेल परियोजना से भारत को बाहर कर दिया है। ईरान ने घोषणा की है कि वह ये अब अकेले करेगा। गौरतलब है कि ईरान और चीन के बीच $400 बिलियन की एक बड़ी महाडील होने वाली है। माना जा रहा है इस डील के चलते ही ईरान ने चाबार परियोजना से भारत को बाहर किया है। यह रेल परियोजना चाबार पोर्ट से जहेदान के बीच बनाई जानी थी। इस रेल परियोजना को अफगानिस्तान की जरान सीमा तक बढ़ाए जाने की भी योजना है। रिपोर्ट के मुताबिक इस परियोजना को मार्च 2022 तक पूरा किया जाना था। ईरान ने भारत द्वारा प्रोजेक्ट की फंडिंग में देरी किए जाने के कारण इसकी वजह बताया है। ईरान ने आरोप लगाया कि समझौते के 4 साल बीत जाने के बाद भी भारत इस परियोजना के लिए फंड नहीं दे रहा। ऐसे में अब वह खुद ही इस परियोजना का पूरा करेगा और चीन से समझौता होने के बाद ईरान के मूलभूत ढांचे से जुड़े जो प्रोजेक्ट्स होंगे उनको बीजिंग ही पूरा करेगा। चाबार बंदरगाह देख लेते हैं। ये है हमारा भारत। यहीं पर आप थोड़ा सा देखेंगे तो मुंबई आएगा। यहां पर गुजरात का कांदला बंदरगाह है, जिसके जरिए यहां पर बड़े आसान से चाबार पोर्ट के जरिए यहां पर ट्रांसपोर्टेशन किया जा सकता था। 2 बड़े बंदर हैं। चाबार बंदरगाह की बात करें तो ये ईरान का, और इसको यहीं पर पाकिस्तान में एक ग्वादर पोर्ट है। इन दोनों के बीच में लगभग 100 किलोमीटर की दूरी है। और दोनों को लोग कंपेयर हमेशा करते रहे कि अगर आपके पास ग्वादर पोर्ट है तो भी बढ़िया है, अगर आपके पास गल्फ ऑफ ओमान में स्थित चाबार बंदरगाह है तो भी अच्छा है, क्योंकि दोनों की स्थिति लगभग सेम है। और यहीं पर है होमरुज जल डबरू मत, जिसके जरिए आप अफ्रीका तक अपना व्यापार कर सकते हैं, अफ्रीका और यूरोप तक अपना व्यापार कर सकते हैं। तो ऐसे में अगर यहां पर बंदरगाह मिल जाता है भारत को, वैसे तो मिलेगा ही क्योंकि भारत ने काफी सारा इन्वेस्टमेंट कर रखा है, लेकिन इसके जरिए भारत जारदान के जरिए डेलान तक जाना चाहता था। जरान यानी कि अफगानिस्तान यहां से पहुंचना चाहता था, क्योंकि इस रूट के जरिए पाकिस्तान के जरिए जाने में थोड़ा सा दिक्कत है। हाल फिलहाल ये काफी इंपॉर्टेंट न्यूज था और काफी इंपॉर्टेंट परियोजना थी भारत के लिए, लेकिन अभी हाथ से फिसलती नजर आ रही है। अब देखना पड़ेगा कि नरेंद्र मोदी जी क्या करते हैं इस मामले में। तो चाबार रेल परियोजना क्या है? इस परियोजना के तहत ईरान के चाबार पोर्ट से लेकर जहेदान इलाके तक रेल परियोजना बनाई जानी है। इस रेल परियोजना को अफगानिस्तान की जरान सीमा तक बढ़ाए जाने की योजना है। रिपोर्ट के मुताबिक इस परियोजना को मार्च 2022 तक पूरा किया जाना था। साल 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईरान यात्रा के दौरान चाबार समझौते पर हस्ताक्षर हुआ था। पूरी परियोजना पर लगभग $1.6 अरब का निवेश होना था। इस परियोजना को पूरा करने के लिए इरकॉन, जो कि एक भारतीय रेल कंपनी है, भारतीय रेलवे इंजीनियर है, भारतीय कंपनी है जो रेलवे का ठेका देखती है, उसके इंजीनियर भी ईरान गए थे। चाबार बंदरगाह की बात करें तो ये सिस्तान और बलूचिस्तान प्रांत के मकरान तट पर स्थित ओमान की खाड़ी के पास में होरमुज जल संधि के स्ट्रेट के मुहाने पर है। यह ईरान का एकमात्र ऐसा बंदरगाह है जो उसे हिंद महासागर में सीधी पहुंच प्रदान करता है। अफगानिस्तान और मध्य एशियाई देशों तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान आदि के करीब होने के कारण इस डून भूमि, इस लैंडलॉक भूमिबंद देशों के लिए गोल्डन गेट कहा जाता है कि इसके जरिए ही कई सारे, जैसे तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान आदि, इसके जरिए ही हिंद महासागर में पहुंच बना सकते हैं।
यह ईरान के एकमात्र समुद्री बंदरगाह के रूप में कार्य करता है और इसमें 2 अलग अलग बंदरगाह शामिल हैं जिनका नाम शहीद कलंतरी और शहीद बहस्ती है। शहीद बहस्ती को ही भारत जो है वो डेवलप कर रहा था, जिनमें से प्रत्येक में 5-5 बर्थ है। अगली जानकारी है गूगल क्लाउड इंडिया। गूगल फॉर इंडिया डिजिटाइजेशन फंड के तहत 10 अरब अमेरिकी डॉलर जो है वो निवेश करने वाली है गूगल भारत के अंदर। और अभी हाल ही में एक मीटिंग हुई, वर्चुअल मीटिंग, गूगल के सीईओ सुंदर पिचई और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच में। यह निवेश भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए किया जाएगा। कंपनी के सीईओ सुंदर पिचई ने 13 जुलाई को गूगल फॉर इंडिया के वार्षिक कार्यक्रम में इसकी घोषणा की है। गूगल फॉर इंडिया सबसे पहली बार साल 2015 में आयोजित किया गया था। इसके बाद से हर साल ये कार्यक्रम आयोजित किया जाता रहा है। इन कार्यक्रमों में गूगल कंपनी भारत में अपने भविष्य की योजना के बारे में लोगों को बताती है और इसके जरिए भारत में गूगल का भविष्य तय होता है। तो गूगल के सीईओ वर्तमान समय में आपके सुंदर पिचई, जबकि इसको बनाया था सर्गेई ब्रिन और लैरी पेज की जोड़ी ने। अगली जानकारी है सीएम के पलानीस्वामी को एक पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। पुरस्कार क्या मतलब, ये एक सम्मान है पॉल हैरिस फेलो रिकॉग्निशन। क्या होता है ये पॉल हैरिस रिकॉग्निशन, फेलो रिकॉग्निशन? एक तरह का आप ये समझ लीजिए कि नोबल काम करने के लिए, अच्छे काम करने के लिए प्रोत्साहन देने के लिए इस संस्था की स्थापना की गई थी। रोटरी फाउंडेशन ब्रिटेन, इसका मुख्यालय जो है ये आपका ब्रिटेन में है और वहां से ये संचालित होता है। तो हाल फिलहाल तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एडापड्डी के पलानीस्वामी को शिकागो के रोटरी फाउंडेशन ऑफ रोटरी इंटरनेशनल द्वारा पॉल हैरिस फेलो सम्मान से सम्मानित किया गया है। रोटरी फाउंडेशन जो है इसकी स्थापना 1957 में की गई थी और इसके जरिए एक पेंडुलम दिया जाता है, मेडेलियन कहा जाता है, जैसे आप पिन भी कह सकते हैं, यहाँ पर लगा सकते हैं। वो पिन थोड़ा सा उसमें बैज टाइप का होता है जिसमें पॉल हैरिस की फोटो बना होगा और इस सम्मान से सम्मानित किए जाने वाले व्यक्ति को एक लैपल पिन के साथ एक प्रमाण पत्र दिया जाएगा। साथ ही वो पॉल हैरिस फेलो पदक का भी पात्र बन जाता है। उन्हें एक पदक प्रदान किया जाएगा और 1000 अमेरिकी डॉलर प्रदान किए जाते हैं। पॉल हैरिस फेलो सम्मान को उस व्यक्ति को प्रदान किया जाता है जो अपने समुदाय को पेयजल, स्वच्छता, बीमारियों की रोकथाम, पर्यावरण, विश्व शांति आदि जैसी कुशल सेवाएं मुहैया कराता है। इसके अलावा उसे उन व्यक्ति को भी दिया जाता है जो उत्कृष्ट योगदान या जो रोटरी फाउंडेशन को 1000 अमेरिकी डॉलर का योगदान देते हैं। तो फिलहाल इनको ये जो पुरस्कार दिया गया है वो अपने समाज में स्वच्छता, पेयजल वगैरह की व्यवस्था करने के लिए के पलानीस्वामी, तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं, उनको ये फेलोशिप प्रदान की जाएगी। और तमिलनाडु का बात आया तो अभी तक तमिलनाडु मैंने काफी दिन से शायद डिस्कस नहीं किया है, तो तमिलनाडु को डिस्कस कर लेते हैं। तमिलनाडु का इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस कर लेते हैं। तमिलनाडु एग्री यूनिवर्सिटी यानी कि तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर, उनका नाम था एन कुमार, जिनको अभी हाल ही में 2019 का हरित रत्न अवार्ड दिया गया। 2019 का हरित रत्न अवार्ड किसको मिला था? तमिलनाडु के कृषि विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर एन कुमार को। इसरो जो है वो अपना दूसरा लॉन्च पैड या दूसरा लॉन्च पोर्ट जो है ये थोथुकोडी डिस्ट्रिक्ट है तमिलनाडु में, वहां पर खोलने जा रहा है। भारत का पहला सुकोई 30 स्क्वाड्रन जो है ये सेट किया गया है तंजावुर तमिलनाडु में। वर्तमान समय में आईएएफ चीफ है आरकेएस भदौरिया। आईएएफ चीफ से एक चीज याद आ रही है मुझे, एक क्वेश्चन ऑफ द डे बना देते हैं आज आपके लिए। आप सभी मुझे यह बताइए कि कमांडर इन चीफ ऑफ एयरफोर्स कौन है? बहुत साधारण प्रश्न है लेकिन बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता कि कमांडर इन चीफ ऑफ एयरफोर्स, भारतीय वायुसेना के कमांडर इन चीफ कौन है? कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा। पुदुचेरी जो है ये पहला यूनियन टेरिटरी है यानी कि केंद्र शासित प्रदेश है जिसने सीएए नागरिकता संशोधन विधेयक और एनआरसी और एनपीआर के खिलाफ अपने यहां विधानसभा में एक बिल पारित किया था, जबकि पहला राज्य केरल था। तमिलनाडु सरकार ने अभी एक अनाउंसमेंट किया कि 5 गर्ल चाइल्ड वेलफेयर स्कीम will celebrate former CM जयललिता's birth anniversary as State Girl Child Protection Day। सीएम जयललिता, तमिलनाडु की सीएम पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता जी का निधन हो गया था और उनकी जन्म दिवस पर 24 फरवरी जब उनका जन्म दिवस होता है
तो तमिलनाडु सरकार ने एक राज्य डे या राज्य दिवस घोषित किया है, उसे बोला गया है स्टेट गर्ल चाइल्ड डे प्रोटेक्शन डे, यानी कि राज्य बालिका सुरक्षा दिवस। डॉक्टर एन कुमार को इसके अलावा वीसी, जो तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के वीसी हैं, उनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया अभी हाल ही में अंतरराष्ट्रीय केला सम्मेलन के दौरान। अंतरराष्ट्रीय केला सम्मेलन जो है ये आपका तिरुचिनापल्ली तमिलनाडु में आयोजित हुआ था। मायिलादुथुरई जो है ये तमिलनाडु का 38वां डिस्ट्रिक्ट बना, इसकी घोषणा वहां के सीएम ने की है। अब तमिलनाडु में 38 जिले हैं, यहां पे मैंने 37 लिख रखा है, अब इसे आप 38 करेंगे। नया डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? मायिलादुथुरई। तमिलनाडु ने अभी हाल ही में माइक्रो इरिगेशन यानी कि सूक्ष्म सिंचाई कवरेज के मामले में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के दौरान फाइनेंशियल ईयर 2019-20 में पहला स्थान प्राप्त किया है इसके इम्प्लीमेंटेशन में, यानी कि जो माइक्रो इरिगेशन सिस्टम होता है उसको लगाने के मामले में तमिलनाडु पहले स्थान पर रहा। इसके अलावा अभी जीआई टैग में बदलाव हुए थे, तो झारखंड की सोहराई खोवर पेंटिंग एक ट्रेडिशनल पेंटिंग है जिसको दीवालों पर किया जाता है। तेलंगाना का तेलिया रुमाल एक हैंडमेड वर्क होता है कॉटन लूम पर। तंजावुर नेट्टी वर्क्स पिच वर्क एंड अरामबावुर वॉड कार्विंग, यानी कि अरामबावुर लकड़ी की जो कार्विंग होती है उसके ऊपर मतलब लकड़ी की जो डिजाइन बनाई जाती है तमिलनाडु की तरफ से थी, और इन सभी को अभी हाल ही में जीआई टैग यानी कि जियोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन टैग प्राप्त हुए। आईआईटी मद्रास के प्रोफेसर और पद्मश्री अवार्ड थाला पिल्ले प्रदीप जी को अभी हाल ही में 25वां निक्केई एशिया प्राइज के लिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी कैटेगरी में सम्मानित किया गया। निक्केई एशिया पुरस्कार जापान द्वारा दिया जाता है। तमिलनाडु की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी। अब यहां पर जिलों की संख्या 38 है। स्टेट एनिमल है नीलगिरी तार, नीलगिरी हिरन भी आप उसे कह सकते हैं। स्टेट डांस भरतनाट्यम, भरतनाट्यम जो है ये पूरे भारत में किया जाता है लेकिन इसका फेमस ओरिजिन माना जाता है तमिलनाडु। स्टेट बर्ड है एमराल्ड डॉव। स्टेट फ्लावर ग्लोरिसिया लिली आप कह सकते हैं। स्टेट स्पोर्ट कबड्डी, राजकीय खेल कबड्डी है। स्टेट ट्री है पाम ट्री, और कैपिटल है जैतून का पेड़ आप उसे कह सकते हैं, कैपिटल चेन्नई। गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित, और डांस तो हो गया भरतनाट्यम। लोकसभा में 39 सीटें हैं और राज्यसभा में 18 सीटें आपको यहां पर देखने को मिलेंगी। अगली जानकारी है अमेरिकी नौसेना में पहली अश्वेत महिला सामरिक विमान पायलट बनी है, वो है उनका नाम है लेफ्टिनेंट जेजी मैडलिन स्वीगल ने नौसैनिक उड़ान स्कूल पूरा कर लिया है और जुलाई 2020 के अंत में वो उड़ान अधिकारी इंसिग्निया जिसे रिंग्स ऑफ गोल्ड है उसे सम्मानित की जाएंगी। 1974 में रोज मेरी मैनिनर जो कि एक सामरिक लड़ाकू जेट यानी कि फाइटर पायलट उड़ाने वाली पहली महिला थी, अमेरिकी महिला थी। उसके बाद पहली अश्वेत महिला जो है वो बनी है जेजी मैडलिन स्वीगल। याद रखिएगा यूएस नेवी की। सर यूएस नेवी की क्यों याद करें, अपने देश की बताइए। अपने देश के बारे में बात करते हैं तो भारत में सबसे पहली महिला पायलट जो हुई, देखिए लड़ाकू विमान का पायलट होना अलग बात है, महिला पायलट होना अलग। तो भारत की पहली जो महिला पायलट थी वो सरला ठकराल थी। सरला ठकराल 1914 में इनका जन्म हुआ था और 15 मार्च 2008 में इनकी मृत्यु हुई। ये पहली भारतीय महिला थी जिन्होंने कोई एयरक्राफ्ट उड़ाया था, और जिस दिन इन्होंने जिन्होंने एयरक्राफ्ट उड़ाया था वो जिप्सी मोथ सोलो था, उसमें सामने एक पर लगा होता था, वो सबसे हल्का विमान कहलाता है, और उस टाइम उनकी 4 साल की बेटी थी। भारतीय वायुसेना ने अभी तक महिलाओं को फाइटर प्लेन उड़ाने की इजाजत नहीं दी थी, लेकिन पिछले साल ये जब ये इजाजत मिली तो 3 महिलाएं एक साथ, अवनी चतुर्वेदी, मोहना जितरवाल और भावना कंड, पहली भारतीय लड़ाकू विमान महिला पायलट बनकर उभरी। जबकि भारतीय नौसेना में आपकी जो पायलट थी वो थी शिवांगी, लेफ्टिनेंट शिवांगी जो है ये भारतीय नौसेना की पहली महिला पायलट है। अब ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर था कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के इसरो के प्रमुख कैलाश दिवु शिवान को इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉटिक्स द्वारा वान कर्मन पुरस्कार 2020 के लिए नामित किया गया है। वान कर्मन पुरस्कार को आईएए के उच्चतम गौरव के रूप में जाना जाता है। डॉक्टर के शिवान मार्च 2021 में पेरिस फ्रांस में पुरस्कार प्राप्त करेंगे। प्रोफेसर उडुपी रामचंद्र राव
प्रोफेसर उडुपी रामचंद्र राव वॉन कर्मन पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय थे। इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉटिक्स की स्थापना भी वॉन कर्मन ने की थी, जो संगठन के पहले राष्ट्रपति थे। प्रेसिडेंट है, यहाँ राष्ट्रपति नहीं होना चाहिए, प्रेसिडेंट यानी कि अध्यक्ष थे, और जो अंतरिक्ष में सीमाओं को विस्तार करने के लिए प्रतिबद्ध है। तो इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉटिक्स जो है ये शीर्ष संस्था है पूरे विश्व में, जो अंतरिक्ष में किए गए शोध को महत्वता प्रदान करती है, उनके बारे में थोड़ा सा लोगों को जागरूक करती है। तो के सिवान इसरो के हेड जाएंगे वॉन कर्मन पुरस्कार लेने। रस्किन बॉन्ड की एक पिक्चर आ गई है, एक नई पुस्तक आ गई है, ए सॉन्ग ऑफ इंडिया। रस्किन बॉन्ड द्वारा लिखी गई ए सॉन्ग ऑफ इंडिया पुस्तक का विमोचन 20 जुलाई 2020 को किया जाएगा। यह पुस्तक लेखक के साहित्यिक कैरियर के 70वें वर्ष के अवसर पर जारी की जा रही है। इस पुस्तक को पेंगुइन रैंडम हाउस की इंडिया की इम्प्रिंट पफिन बुक द्वारा प्रकाशित किया गया है। यह नई बुक लुकिंग फॉर रेनबो 2017, टिल द क्लाउड्स रोल बाय 2017 और कमिंग राउंड द माउंटेन 2019 के बाद आने वाली उनकी यादगार सीरीज की चौथी पुस्तक है। इन सभी सीरीज में रस्किन बॉन्ड ने अपने जीवन वृत्तांतों के बारे में बताया है, अपने जीवन की यात्राओं के बारे में बताया है। रस्किन बॉन्ड बहुत फेमस लेखक है। रस्किन बॉन्ड ने एक सॉन्ग ऑफ इंडिया पुस्तक में 16 साल की उम्र में हुए अपने अनुभव साझा किए हैं, जिसमें उन्होंने वर्णन किया है कि प्रसिद्ध लेखक बनने से पहले उन्होंने अपनी लेखन यात्रा शुरू करने के लिए किस प्रकार संघर्ष किया था। अगली जानकारी है, चीन के साथ लगातार तनाव होने के कारण भारतीय सेना लगातार हथियारों की खरीद में जुटी हुई है, और ऐसे में 72,000 SIG राइफल खरीदने का सौदा जो है वो सामने आया है। रक्षा मंत्रालय अमेरिका से 72,000 SIG असॉल्ट राइफलों को ऑर्डर देने जा रही है। यह दूसरे बैच की राइफलें होंगी जो पहले ही उत्तरी कमान और अन्य ऑपरेशनल इलाकों में सैन्य के इस्तेमाल के लिए सेना को पहुंचाई जा चुकी है। SIG असॉल्ट राइफल की बात करें तो इससे पहले जो भारतीय जवान है वो इंसास राइफल का प्रयोग कर रहे थे। इंसास राइफल इंडियन स्मॉल आर्म्स राइफल्स हैं, और ये फैक्ट्री यहाँ पर इंडियन में भी डेवलप की गई है। भारत और रूस के सहयोग से इन राइफल्स को डेवलप किया गया है। इन राइफल्स में लगातार मैगजीन टूटने की समस्या सामने आ रही थी, जिसकी वजह से नई राइफलों की खरीद के लिए ऑर्डर जारी किए गए हैं। इन सभी राइफलों को आपके लद्दाख सीमा पर पहुंचाया जाएगा और वहां पर सैनिकों को मजबूती प्रदान की जाएगी। SIG असॉल्ट राइफल वर्तमान समय में विश्व में उपलब्ध सभी राइफलों के सबसे उन्नत संस्करणों में से एक है, और इससे क्लोज और मीडियम और जो ज़्यादा दूर की मारक क्षमता होती है वो उसमें पर्याप्त तरीके से यहाँ पर सेट की जा सकती है, और इसकी मारक क्षमता भी अद्भुत है। तो हाल फिलहाल रक्षा सूत्रों के अनुसार पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ जारी सीमा विवाद के दौरान भारत सरकार ने अपनी सेनाओं की ताकत को और मजबूत करने की दिशा में कदम बढ़ाए हैं। सेना की नार्दर्न कमांड और दूसरे ऑपरेशन इलाकों में तैनात सैनिकों को अमेरिका से 72,000 राइफलें पहले ही प्राप्त हो चुकी हैं। यह राइफलों की दूसरी किस्त होगी। नए हथियारों की खरीद फास्ट ट्रैक परचेज के तहत की जा रही है। हथियार बनाने वाली कंपनी सिगसायर से भारत सेना को ये राइफलें प्राप्त होंगी। SIG 716 असॉल्ट राइफलें क्लोज और लॉन्ग कॉम्बैट के लिए नई तकनीक से लैस है, और अमेरिका की SIG 716 असॉल्ट राइफल लंबी दूरी और करीब के टारगेट को आसानी से भेद सकती हैं। अगली जानकारी है पोलैंड से। आंद्रेज डूडा पोलैंड के दोबारा राष्ट्रपति चुने गए हैं। आंद्रेज डूडा को एक बार फिर पोलैंड का राष्ट्रपति चुना गया है। उन्होंने पोलैंड में हाल ही में राष्ट्रपति चुनावों में 51.21% वोट हासिल कर जीत हासिल की, और इस चुनाव में उन्होंने विपक्षी उम्मीदवार लिबरल वॉर्सा मेयर रफाल ट्राजाकोव्स्की को हराया, जिन्हें 48.79% वोट मिले। राष्ट्रपति चुनाव में आंद्रेज डूडा की जीत उनकी रूढ़वादी लॉ एंड जस्टिस पार्टी द्वारा 3 साल के निर्बाध शासन को सुनिश्चित करेगी। पोलैंड की बात करें तो पोलैंड यूरोप में एक देश है। इस वर्तमान समय में राष्ट्रपति एंड्रेज डूडा, राजधानी वर्षे है, और वर्साई की संधि के बारे में आपने बहुत कुछ सुना होगा। जो मुद्रा चलती है पोलिश ज्लाटी बोला जाता है, और लैंग्वेज पोलिश लैंग्वेज वहां पर यूज करते हैं। यूरोप का एक देश है। अब बारी है आज के हमारे वन लाइनर की। पहली बार भारतीय रेलवे ने आंध्र प्रदेश से विशेष पार्सल ट्रेनों में सूखी मिर्च किस देश में पहुंचाई है, तो वो है बांग्लादेश। रक्षा मंत्रालय ने अमेरिका से 72,000 SIG असॉल्ट राइफलों का ऑर्डर देने जा रही है। ये दूसरे बैच की राइफल होंगी, और हाल ही में ईरान ने भारत को बड़ा झटका देते हुए चाबहार रेल परियोजना से बाहर कर दिया है। इस सॉन्ग ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? रस्किन बॉन्ड। गूगल भारत में गूगल फॉर इंडिया डिजिटाइजेशन फंड के तहत कितने अरब अमेरिकी डॉलर का निवेश करने वाली है? तो 10 अरब अमेरिकी डॉलर का निवेश करने वाली है। ये जानकारी अभी हाल ही में गूगल के CEO सुंदर पिचई ने दी। किसको शिकागो के रोटरी फाउंडेशन ऑफ रोटरी इंटरनेशनल द्वारा पॉल हैरिस फेलो सम्मान से सम्मानित किया जाएगा, तो वो है तमिलनाडु के मुख्यमंत्री
एडप्पादी के पलानीस्वामी। अमेरिकी नौसेना ने अपनी पहली अश्वेत महिला सामरिक विमान पायलट का स्वागत किया है। उनका नाम क्या है? उनका नाम है लेफ्टिनेंट जेजी मैडलिन स्वीगर। जबकि शिवांगी बिहार की रहने वाली भारत की पहली नौसेना पायलट थी। किसको इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉटिक्स द्वारा वॉन कर्मन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो वो इसरो के हेड, इसरो के मुखिया कैलाश विदिवु शिवान। और किसको एक बार फिर पोलैंड के राष्ट्रपति चुना गया है? उनका नाम है आंद्रेज डूडा। अब बारी है आज के क्विज की। पहली बार भारतीय रेलवे ने आंध्र प्रदेश से विशेष पार्सल ट्रेनों में सूखी मिर्च किस देश तक पहुंचाई है? बांग्लादेश। रक्षा मंत्रालय ने अमेरिका से कितने 72,000 राइफलों की एक दूसरी खेप मंगाई है सिग्सायर नाम की कंपनी से? किसने अभी हाल ही में भारत को झटका देते हुए चाबहार रेल परियोजना से भारत को बाहर कर दिया है? तो वो है ईरान। ए सॉन्ग ऑफ इंडिया पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये रस्किन बॉन्ड द्वारा लिखी गई पुस्तक है। गूगल भारत में गूगल फॉर इंडिया डिजिटाइजेशन फंड के तहत कितने अरब अमेरिकी डॉलर का निवेश करने वाली है? तो 10 अरब अमेरिकी डॉलर का निवेश जो है वो भारत के अंदर होने वाला है। किसको शिकागो के रोटरी फाउंडेशन ऑफ रोटरी इंटरनेशनल द्वारा पॉल हैरिस फेलो सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो वह है एडापटी के पलानीस्वामी। अमेरिकी नौसेना ने अपनी पहली अश्वेत महिला सामरिक विमान पायलट यानी कि फीमेल टैक्टिकल एयरक्राफ्ट पायलट का स्वागत किया। उनका नाम क्या है? उनका नाम है लेफ्टिनेंट जेजी मैडलिन स्वीगर। किसको इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉटिक्स द्वारा वॉन कर्मन पुरस्कार के लिए नामित किया गया है? तो वो है भारत के शिवान। किसको एक बार फिर पोलैंड का राष्ट्रपति चुना गया है? उनका नाम है आंद्रेज डूडा। पोलैंड की राजधानी वर्साई। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स और उम्मीद करते हैं ये करंट अफेयर्स आपको पसंद आए होंगे। अभी के लिए इतना ही रखता हूं। टेक केयर, बाय बाय।